अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अगेन आज इस चैप्टर के हमने पास क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। वो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। यस, आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ ग्लूकोमा के पास पेपर्स हमने डिस्कस करने हैं। अब ग्लूकोमा में आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, ज़ाहिर इंट्राओक्यूलर प्रेशर तो रेज्ड होता ही होता है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लूकोमा। लेकिन 3 बातें आपने याद रखनी है, वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आती हैं, वो लाजमी होती हैं। एक तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड होगा, दूसरा आपकी जो ऑप्टिक डिस्क कपिंग मौजूद होगी, और तीसरा वो कहता है विजन फील्ड डिफेक्ट मौजूद होगा। ये तीनों डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, ये अगर प्रेजेंट होंगे ही तो हम उसको ग्लूकोमा लेबल करते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जितनी भी डिटेल्स हो तो मैंने लेक्चर्स में कराई दी हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे पास पेपर्स की। पास पेपर्स में से बेटे क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, कुछ जो है वो MCQ वगैरह आते हैं। ये जो आप लोग डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, जिसमें टोनोमेट्री आती है, जिसका मतलब है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करना। गोनियोस्कोपी का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं, जो एंटीरियर चैम्बर होता है ना, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि वो चैम्बर खुला हुआ है, एंगल क्लोज है, बंद है, क्या है। फंडोस्कोपी का मतलब फंडस को एग्जामिन करना। पेरीमेट्री का मतलब होता है विजन फील्ड डिफेक्ट्स देखना। ठीक है, और कुछ इमेजिंग टेक्निक होती हैं जिसमें हम लोग OCT स्कैनिंग, जैसे हम लोग इमेज करके देखते हैं एट द बैक ऑफ द आई और रेटिना की कपिंग है या नहीं है, या क्या मसले हैं। ठीक है, अब ये सब तो आप लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। अगर हम पास पेपर्स की बात करेंगे तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें आपने याद रखना है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेज नहीं होता, और जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल, जब हम गोनियोस्कोपी पे देखते हैं तो वो ओपन होता है। बाकी इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेज नहीं होता। ग्लूकोमेटस डिस्क चेंजेस होते हैं, ग्लूकोमेटस विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होते हैं, ओपन एंगल होता है, और कोई भी सेकेंडरी कॉज नहीं होता, इसीलिए हम इसको प्राइमरी कहते हैं। उसके बाद बेटे इसके रिस्क फैक्टर, इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स, एंड देन इसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ है। ट्रीटमेंट यही होगा कि या तो हमने इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए जो एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रोडक्शन को कम करना होगा, या उसकी सिक्रीशन को ज़्यादा करना होगा। अब ये दोनों करने के लिए हमारे पास मेडिकल अप्रोचेस भी हैं और सर्जिकल अप्रोचेस भी हैं। बाकी मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी जब अभी हम पास पेपर करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें ड्रामेटिकली आपका जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बहुत रेज्ड होता है, और पेशेंट जो है वो वर्स्ट साइन एंड सिम्टम के साथ आता है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी लेटेंट स्टेज होती है, देन बेटे सब एक्यूट होती है जिसमें सिम्टम अपीयर होते हैं और खुद ही खत्म हो जाते हैं। देन एक्यूट होती है जो काफ़ी स्वेयर होती है। फिर एक्यूट अगर बार बार होती रहे तो उसको हम लोग क्रॉनिक कहते हैं। देन एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट में ना आपकी आई बहुत हार्ड ब्लाइंड आई बनती है। एक दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टोनी हार्ड आई है तो वो कौन सी स्टेज है, तो दैट इज एब्सोल्यूट या एंड स्टेज ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा, अब वो तो प्राइमरी था ना, प्राइमरी का मतलब कोई और कॉज नहीं था, डायरेक्टली इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज था, चाहे फिर ओपन एंगल था या एंगल क्लोज था। सो वो प्राइमरी ओपन एंगल और प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा था। सेकेंड टाइप होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी में ना अंडरलाइन कॉज मौजूद होगा, यानी पेशेंट को डायबिटीज़ थी और रेटिनोपैथीज थी, और बाद में या कैटरेक्ट था, कैटरेक्ट की वजह से जब हमने कल पढ़ा था कि फैकोमॉर्फिक और प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लूकोमा बनते हैं, तो किसी रीज़न की वजह से ग्लूकोमा बनेगा तो वो सेकेंडरी ग्लूकोमा है। इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी, पिगमेंटरी, नियोवास्कुलर, बहुत सारी रीज़न। ठीक है, सो इसके बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछेंगे, पढ़ेंगे। फिर होता है कंजेनिटल ग्लूकोमा, कंजेनिटल बाय बर्थ। इसके लिए डायग्नोस्टिक निशान ये होता है कि पेशेंट का जो आई कॉर्निया का डायमीटर होता है ना वो इंक्रीज हुआ होगा। कितना इंक्रीज हुआ होगा, 14 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा हो, या 13 से ज़्यादा हो तो डायग्नोस्टिक है, 14 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो अब एक एडवांस स्टेज में आ चुका है। लेस देन 10 होगा तो वो नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद बेटे हमें जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बच्चे के अंदर पता होने चाहिए कि ग्लूकोमा के। और देन हम लोगों ने पढ़ना है कि बच्चे के अंदर, मेरे पेपर में आता कि कंजेनिटल ग्लूकोमा के साथ था पेशेंट और किस तरह से उसको ट्रीट करना है, तो मैंने इसमें कंजेनिटल कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट लेकर आई थी क्योंकि इन दोनों को मिक्सअप कर दिया था। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। फिर एक दफ़ा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि एक नोट लिखें सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में जो हम ग्लूकोमा में करते हैं। ठीक है बेटे, तो आयरिडेक्टमी यानी आयरिस के अंदर होल किया जाता है ताकि ड्रेन होता रहे। गोनियोटमी की जा सकती है, ट्रेबिक्यूलेक्टमी, ट्रेबिक्यूलोस्टमी, नॉन पेनिट्रेटिंग स्मॉल फिल्ट्रेशन सर्जरीज होती हैं, साइक्लोडायलिसिस होती है, साइक्लोकायरोथेरेपीज होती हैं, आर्टिफिशियल शंट्स होते हैं, लेजर होती है, या एंटी मेटाबोलाइट्स भी दे जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है और इवन आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लूकोमा वाला चैप्टर। अच्छा, ये आगे यूवीआइटिस शुरू हो गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको आपने करना है। इसमें प्राइमरी ओपन एंगल, प्राइमरी क्लोज एंगल, सेकेंडरी कंजेनिटल एंड देन सर्जिकल प्रोसीजर्स आते हैं। अब हम लोग
देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज डिफाइन पेरीमेट्री, व्हाट आर द नॉर्मल डायमेंशंस ऑफ पेरीमेट्री। अच्छा, पेरीमेट्री का मतलब था जो हमारे पास ग्लूकोमा की डायग्नोसिस के लिए टेस्ट यूज होते थे ना, 4th नंबर पे टेस्ट होता है पेरीमेट्री, इसको विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स देखने के लिए किया जाता है। सो द टर्म पेरीमेट्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड टू इवेलुएट बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। सो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स को इवेलुएट करने के लिए पेरीमेट्री परफॉर्म की जाती है। कॉमन ग्लूकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स पेरीमेट्री से हम देख लेते हैं और ये ग्लूकोमा में नजर भी आते हैं। अब बेटे नॉर्मल डायमेंशंस में बस आपने ये याद रखने से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यूँ करती होती हूँ, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर, इंफीरियर, नेजल एंड देन टेम्पोरल। ठीक है, सुपीरियर आपने याद रखना है 50, फिर 60, फिर 70 एंड 90। ठीक है, सो सुपीरियरली 50 डिग्रीज, नेजली यानी अगर हम लोग देखें हाँ सॉरी अच्छा, सुपीरियरली, नेजली, इंफीरियरली एंड टेम्पोरली। ठीक है, सो सुपीरियर होती है 50, नेजल होती है 60, इंफीरियर होती है 70 और टेम्पोरल होती है 90। ठीक है, सो ये डायमेंशंस आपने याद रखनी है, 50 सुपीरियरली, 60 नेजली, 70% या 70 डिग्री सॉरी इंफीरियरली एंड 90 डिग्री टेम्पोरली। इसकी दो टाइप्स होती हैं जब हम पेरीमेट्री परफॉर्म करते हैं। ये काइनेटिक भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है। काइनेटिक में ना हमारा दो तरह की टाइप होती है, काइनेटिक और स्टैटिक। काइनेटिक के अंदर स्टिमुलस फिक्स होता है और जबकि इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स्ड होता है। ये डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा में एंड देन मॉनिटरिंग कंट्रोल ऑफ ग्लूकोमा में भी यूज होती है। बहुत दफ़ा मेरे पेपर में भी क्वेश्चन आता था कि एक पेशेंट था, उसको ग्लूकोमा था, हम उसको थेरेपी दे रहे हैं और अब हमारे पास वो आया है और हमने इवैल्यूएट करना है कि थेरेपी से कितना फ़र्क पड़ा है, कितना कंट्रोल हो रहा है ग्लूकोमा। तो कंट्रोल करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, तो वो आपके पास बेटे पेरीमेट्री होता है। मोर देन इनफ है, पेरीमेट्री में से इतना ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अब शुरू हो रहे हैं, उनको पढ़ के देखते हैं। 60-year-old मेल ग्रेजुअल पेनलेस रिडक्शन ऑफ विजन के साथ आया और इसको डायग्नोज हो गया प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। देखो पेनलेस ग्रेजुअल लॉस या रिडक्शन इन विजन ग्लूकोमा में भी होता है, कैटरेक्ट में भी होता है। दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे लेंस की ओपेसिफिकेशन लिख दी जाएगी, यहाँ रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर या डायग्नोसिस खुद ही मेंशन कर देंगे, यहाँ डायग्नोसिस मेंशन कर दी गई। व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर दिस डायग्नोसिस। इस डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल ट्रायड का प्रेजेंट होना जरूरी है। नंबर 1 रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, नंबर 2 ऑप्टिक डिस्क की कपिंग, ग्लूकोमेटस कपिंग और नंबर 3 विजुअल फील्ड डिफेक्ट। ये लाजमी है। इन्वेस्टिगेशन वो कहता है किस तरह से करते हैं। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिफरेंट टेस्ट हमने करने हैं, टोनोमेट्री करनी है, टोनोग्राफी, ओसीटी, पेरीमेट्री, पोलरिमेट्री, ये सारी टेस्ट करके ही हमें ये सारे चेंजेस नजर आएंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को लेबल कर सकते हैं। नेम मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ओपन एंगल का या ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। 3 तरीके से हो सकता है मेडिकल, सर्जिकल नहीं पूछ रहा, टॉपिकल, कंबाइन और सिस्टेमिक। टॉपिकल में बेटे सबसे पहले हम लोगों ने ऐसी ड्रग्स देनी है जिससे हम या तो आउटफ्लो को बढ़ाएं या सिक्रेशंस को। अब ना आप याद रखें, आर्मी का एक कोर्स होता है, इसको हम कहते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स। सो पीएमए से याद रखें, ये तीनों क्या करेंगी, आउटफ्लो को बढ़ाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट, मियोटिक्स, एड्रेनर्जिक। बाकी जो है बीटा ब्लॉकर और एक दो और पढ़ेंगे, वो क्या करती हैं, वो सिक्रीशन कम करती हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आउटफ्लो को बढ़ाते हैं, ये भी याद रखना है। 2 पाथवेज होते हैं, ये यूवियोस्क्लेरल रूट के थ्रू बढ़ाते हैं, ये एमसीक्यू में आता है। उसके अलावा इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, लेटेनोप्रोस्ट आती हैं और ट्रेवोप्रोस्ट आती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साथ एक दो ड्रग्स भी आप मेंशन कर दें। नंबर 2 कौन सी ड्रग है हमारे पास है, मियोटिक्स। पीएम में ना मियोटिक्स में कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट आ जाते हैं, ये आयरस को अवे कर देते हैं ट्रेबिक्यूलम नेटवर्क से, जिससे वो जो एंगल है वो आउटफ्लो वाला ओपन हो जाता है और आउटफ्लो इनहेंस हो जाता है। मियोटिक्स में पाइलोकार्पिन और कार्बाकॉल आते हैं। और तीसरी एड्रेनर्जिक ड्रग है, ये भी आउटफ्लो को बढ़ाती हैं, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके। ये फर्स्ट चॉइस होती हैं जिन लोगों को पल्मोनरी डिजीज हो, एस्थमा या सीओपीडी वगैरह हो, जो बीटा ब्लॉकर नहीं ले सकते, उनको एड्रेनर्जिक दी जाती हैं। क्या एग्जांपल है इसकी, एपिनेफ्रीन। तो 3 आउटफ्लो बढ़ाती हैं, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मियोटिक, एड्रेनर्जिक। प्रोस्टाग्लैंडिन में लेटेनोप्रोस्ट, पाइलोकार्पिन और एपिनेफ्रीन। उसके अलावा क्या दी जा सकती है, उसके अलावा बीटा ब्लॉकर हम दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर बेसिकली इंट्राक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करता है, प्रोडक्शन कम करके। बीटा ब्लॉकर में कौन आती हैं, टाइमोलॉल, बिटक्सोलॉल और कार्टिलॉल आ सकती हैं। और बेटे हमारे पास चॉइस होती है अल्फा 2 एगोनिस्ट देने की, ये सेकंड चॉइस होती है, ये भी
प्रोडक्शन को कम करते हैं, ब्रीमोनिडीन हो सकती है या एप्राक्लोनिडीन हो सकती है, और फाइनल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो कौन कौन थी? PMA, ये आउटफ्लो बढ़ाती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन मियोटिक और एड्रिनर्जिक, और उसके अलावा बीटा ब्लॉकर हैं, अल्फा 2 एगनिस्ट हैं, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं। बैक ये सारी की सारी क्या करती हैं? ये उसकी प्रोडक्शन या सिक्रीशन को कम करती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर फॉर एग्जांपल डोरजोलामाइड। कंबाइंड प्रिपरेशन यानी दो को यानी बीटा ब्लॉकर को और प्रोस्टाग्लैंडिन टाइमोलॉल एटेनोप्रोस मिला के दें, ज़ैलोकॉम या SOPT कॉसेप्ट जो भी बनता है टाइमोलॉल, और इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिलाया हुआ है, या कॉम्बिगैन हो सकता है टाइमोलॉल और इसमें ब्रोमोनिडीन हमने ऐड किया हुआ है। वंस डेली, ट्वाइस डेली और ट्वाइस डेली के फार्मूला पे ये भी दिया जा सकता है। और इसी तरह बेटे वो कहता है कि सिस्टेमिक आप दे सकते हो जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स आ सकते हैं। सो ओवरऑल ये सारे का सारा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये आता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछता है कि अगर सर्जिकल ऑप्शंस हैं तो वो क्या हैं, ठीक है। क्वेश्चन सी में उसने पूछा सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शन ये है कि हम ट्रेबिक्यूलेक्टमी कर सकते हैं, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम एक फिस्ट्यूला बनाते हैं जो अलाउ करता है एक्वस ह्यूमर को कि वो ड्रेन हो सके एंटीरियर चैम्बर से थ्रू सर्जिकल ओपनिंग जो हमने बनाई है सब कंजक्टाइवल और सब टेंडन स्पेस में, या अगर इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग सर्जरी नहीं करनी तो एक नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी होती है सेक्लेरोटमी, वो भी की जा सकती है। सो ट्रेबिक्यूलेक्टमी या सेक्लेरोटमी परफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड बीटा ब्लॉकर एज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की। ये क्रॉनिक स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन है इंसीडियस ऑनसेट के साथ। अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो कहते हैं इसकी एक जेनेटिक बेस होती है, और सम टाइम होता ये है कि सेक्लेरोसिस हुई हुई होती है ट्रेबिक्यूलर नेटवर्क की, यानी जहाँ से उसने ड्रेन होता है तो ट्रेबिक्यूलर नेटवर्क की सेक्लेरोसिस हुई हुई होती है इन एनी टाइप ऑफ आई, प्लस सम टाइम एंडोथीलियल लाइनिंग जो होती है केनाल ऑफ शेल्म की, क्योंकि यहाँ से केनाल ऑफ शेल्म में ड्रेन होता है तो उसकी एंडोथीलियल लाइनिंग की भी क्या हुई हुई हो सकती है, सेक्लेरोस्ट हुई हुई हो सकती है। तो ये इटियोलॉजी है। अगर हम इसकी कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो उसमें वो कहता है ज़्यादातर ये 6 to 7 डिकेज के लोगों को इफेक्ट करता है, मेल टू फीमेल रेशो बराबर है, या ज़्यादातर दोनों आइज को इफेक्ट करता है, और ज़्यादा कॉमन और स्वेयर देखा गया ब्लैक्स में। तो चूंकि इसने कहा गिवन अकाउंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो ओवरऑल बात करेंगे, डेफिनेशन हो गई, इटियोलॉजी हो गई, उसके बाद कुछ फीचर्स हो गए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वो कहता है चूंकि हमने कहा कि सेक्लेरोसिस हो सकती है ट्रेबिक्यूलर नेटवर्क की, तो उस वजह से क्या होगा कि ट्रेबिक्यूलर नेटवर्क के पास जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है ना, वो थिकन होगी, प्रोलिफरेट होगी, जिससे इंटरट्रेबिक्यूलर स्पेसेस की नैरोइंग होगी। नैरोइंग की वजह से वहाँ पे बहुत सारा एमॉर्फस मटीरियल जो एंगल है इंटीरियर वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो ड्रेन नहीं हो सकेगा। तो मे बी इस तरह से ग्लूकोमा जो है वो डेवलप होता हो। नंबर 2 उसने कहा था कि जो लाइनिंग होती है एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ केनाल ऑफ शेल्म, वो भी सेक्लेरोज हो सकती है, तो वो भी नैरो करती है और कोलैप्स हो जाती है केनाल ऑफ शेल्म। जब वो कोलैप्स हो जाएगी तो उसमें इंट्राक्यूलर प्रेशर ड्रेन नहीं होगा, और जब वो ड्रेन नहीं होगा तो वैसी बात है इंट्राक्यूलर प्रेशर रेज्ड हो जाएगा। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो भी मेंशन कर देते हैं। साइन पेशेंट यही आएगा कि पेनलेस, मुझे प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन हो रहा है और ये एकदम से शुरू हुआ था, माइल्ड हेडेक रहता है, आंखों में भी दर्द रहता है, विजुअल फील्ड थोड़ी सी डिफेक्टिव हो गई है, काम करने में मुश्किल होता है, रीडिंग या क्लोज काम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और फ्रिक्वेंटली मेरी जो स्ट्रेंथ है प्रेस बायोपिक ग्लासेस की वो भी चेंज हो रही है, और लाइट सेंस भी थोड़ी डिफेक्टिव है। साइंस जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, विजुअल एक्यूटी वाकई रिड्यूस होगी, कॉर्निया यूजुअली क्लियर ही होता है, इंटीरियर चैम्बर की जो डेप्थ है या एंगल है वो नॉर्मल होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। जो क्लोज एंगल होगा ना उसमें वो नैरो हुआ हुआ होगा या क्लोज हुआ हुआ होगा, ठीक है, और प्यूपिलरी रिएक्शन भी नॉर्मल है। तो फिर डायग्नोसिस कैसे बनेगी, डायग्नोसिस ऐसे बनेगी कि रेज्ड इंट्राक्यूलर प्रेशर होगा, विजुअल फील्ड इफेक्ट होगा और डिस्क की कपिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा लेबल कराएंगे, ठीक है। नाउ फिर वो कहता है कि आप इसको मतलब इसमें हमने पूरा लिखना था ना, यानी उसकी टियोलॉजी, फिर उसकी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, देन साइन, सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक पॉइंट और ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट बेटे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, टॉपिकल, सिस्टेमिक, मेडिकल, जो इसमें सारी ड्रग्स आती हैं, और सर्जरी में हम ट्रेबिक्यूलेक्टमी और साथ में सेक्लेरोटमी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था कि बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं तो इसको बताएं कैसे, क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है इंट्राक्यूलर प्रेशर। कैसे कि ये एक्वस प्रोडक्शन जो है वो कम कर देता है सीलरी एपिथेलियम को इफेक्ट करके। कौन सी ड्रग्स आती हैं
जिसमें टाइमोलॉल, मिटक्सोलॉल, कार्टिलॉल वगैरह डेली 2 दफ़ा देनी होती है। लेकिन इन बीटा ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये ब्रोंकोस्पाज कर सकती हैं, ब्रेडिकार्डिया कर सकती हैं और साथ में हार्ट ब्लॉक कर सकती हैं। सो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं किसी भी COPD वाले डिजीज़ में। प्रिकॉशंस ये हैं कि रात के टाइम इनको बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि बेड टाइम के ऊपर ये अगर रात के टाइम लेके सो गए तो बहुत ज़्यादा BP में ड्रॉप हो सकता है और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिडिल एज लेडी है और उसको ट्रीट किया जा रहा है मैक्सिमम टॉपिकल एंटी ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के साथ फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। उसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो अभी भी अपर लिमिट पे है और प्रोग्रेसिव विजन लॉस होता जा रहा है। व्हाट ऑप्शन डू यू हैव टू ट्रीट दिस पेशेंट? ट्रीटमेंट बेटे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का मेडिकल, लेजर और सर्जिकल। मेडिकल में वही दोबारा से टॉपिकल, सिस्टेमिक एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें सारी आएंगी प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट, मियोटिक्स, एड्रिनर्जिक, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। देन जो आपको सारी बताएं, लेजर में आर्गोन या डायोड लेजर ट्रेबिक्यूलोप्लास्टी की जा सकती है और सर्जिकल में ट्रेबिक्यूलेक्टमी या सेक्लेरोटमी की जा सकती है। फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा अभी जो डिस्कस किए और लास्ट क्वेश्चन इसमें से है शायद, बल्कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में मैं आपके साथ क्लोजर एंगल ग्लूकोमा डिस्कस करती हूँ। ठीक है।